डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट में भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों के बारे में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे भारत पाक संबंध के बारे में। और भारत पाक संबंध में अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था विभिन्न जो युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ भारत के, उनके बारे में। जैसा कि 1948 का जो युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ लिया, 1965 का जो युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ लिया, 1971 का युद्ध हुआ उनके बारे में पढ़ लिया। और इस प्रकार से अपन ने युद्धों में पढ़ा था कि पाकिस्तान को बार बार युद्धों में मुँह की खानी पड़ी थी, यानी कि एक प्रकार से उनको बार बार युद्धों में करारी हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार एक प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, धर्म के नाम पर, या धार्मिक कट्टरतावाद अपन कह सकते हैं। इसके आधार पर वो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है और साथ में भारत की आंतरिक जो शांति व्यवस्था है उसको भी विध्वंस करने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो इसी संबंध में अपन देखते हैं कि आतंकवाद और पाकिस्तान का किस प्रकार से संबंध है और किस प्रकार से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है पाकिस्तान, इसके बारे में। तो अपन देखते हैं कि अगर पाकिस्तान को अपन आतंकवाद का पर्याय भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वो दे रहा है पाकिस्तान। तो इसी संबंध में अगर अपन कुछ हाल ही के वर्षों में देखें तो धार्मिक कट्टरतावाद के कारण विश्व में आतंक को गहरा जो बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि धार्मिक कट्टरतावाद के कारण, धार्मिक कट्टरतावाद के कारण विश्व में काफी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। और जो भारत के पश्चिम में जो विशेषकर खाड़ी देश हैं, जिसमें अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब के सब आते हैं, इनमें अपन सब जानते हैं कि काफ़ी ऊर्जा के संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जैसा कि तेल। क्योंकि तेल उत्पादक देश हैं ये सब के सब खाड़ी देश, इसमें सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा धर्मांधता के आधार पर या जिहाद के नाम पर सबसे ज्यादा आतंकवाद को जिहादी जुनून के साथ अपन कह सकते हैं कि एक गैर जिम्मेदाराना ढंग से उनको भड़काया जाता है। और अपन देखते हैं कि सामरिक दबाव के कारण जो वैश्विक महाशक्तियां हैं वो भी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो ये एक धार्मिक कट्टरतावाद या सांप्रदायिकता के आधार पर जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है उसको नजरअंदाज कर रही हैं अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। जो वैश्विक महाशक्ति हैं, वैश्विक महाशक्तियां, क्योंकि अपन सब जानते हैं वैश्विक महाशक्तियों में जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ जो रूस है वर्तमान में, चीन है, ये सब के सब अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं अमेरिका के बारे में तो 1979 में सोवियत संघ की सेना को निष्कासित करने के लिए पाकिस्तान में तालिबान का समर्थन दिया था अमेरिका ने, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जो एक प्रकार से यह दर्शाता है कि ये अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आतंकवाद को एक प्रकार से परोक्ष रूप से समर्थन भी दे रहे हैं। और दुनिया भर में धार्मिक कट्टरतावाद और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो भूमिका रही है उसके बारे में भी अपन सब जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को अगर अपन आतंकिस्तान कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वो दे रहा है आज के दिन पाकिस्तान। और अपन देखते हैं इसी के साथ इस कट्टरतावाद में किस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहा है। जैसा कि अपन देखते हैं पाकिस्तान ने जो भारत का जो पंजाब प्रांत है, जम्मू कश्मीर है, इन जो ये प्रांत हैं विशेषकर
उसके विरुद्ध आतंकवाद को लगातार सहायता पहुंचाने या उनको बढ़ावा देने का कार्य भारत में भी यह लगातार करता जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो आतंकवाद का जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है पाकिस्तान द्वारा, वो भारत को ही झेलना पड़ रहा है। और भारत के विरुद्ध आतंकवाद को अपन कह सकते हैं पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के आंतरिक मामलों में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है, वो अपन देख सकते हैं। जो मार्च 1993 के अंदर मुंबई में जो बम विस्फोट हुआ था, उस दौरान भी यह प्रकट हो गई थी और पाकिस्तान ने बड़ी पुरजोर तरीके से वहां पर जो आतंकवादी संगठन चल रहा है उन्होंने उसको स्वीकार भी किया था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति व्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है, या अपन कह सकते हैं कि जो भारत में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का काम पाकिस्तान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी के आधार पर अब अपन कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने स्पष्ट भी कहा है कि पाकिस्तान को उसकी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और भारत द्वारा आतंकवाद को लगातार दिए जा रहे समर्थन से न केवल शिमला समझौता जो पहले अपन ने पढ़ा था, जो ताशकंद समझौता हुआ था 1965 के युद्ध के बाद, 10 जनवरी 1966 को शिमला समझौता हुआ था 1971 के युद्ध के बाद, जो 3 जुलाई 1972, इन सब पर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। क्योंकि ये जो समझौते हुए थे वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सकारात्मक आपसी संबंध सुधारने के लिए हुए थे, न कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि 1980-90 के दशक की अगर अपन बात करते हैं, 1980-90 के दशक में इस दौरान पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ के भय दिखाकर, सोवियत संघ का भय दिखाकर अमेरिका से और चीन से काफी जो हथियार हैं वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्राप्त किए थे। क्योंकि अमेरिका भी उस समय यह चाह रहा था कि जो सोवियत संघ है वो एक प्रकार से अपनी शक्तिशाली प्रदर्शन ना कर सके, उसकी शक्ति को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। तो इस उद्देश्य के साथ, उस अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पाकिस्तान को काफी मात्रा में हथियार भी एक प्रकार से सप्लाई किए थे अमेरिका और चीन ने, जिसमें जो टैंक रोधी मिसाइल हैं, धरती से धरती पर वार करने वाली है, आकाश में मार करने वाली मिसाइलें हैं, F-15 F-16 है, F-16C है, जैसे विध्वंसकारी जो अनेक प्रकार के विध्वंसकारी जो हथियार थे उनको सप्लाई किया था पाकिस्तान के अंदर। यह भी अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये महाशक्तियां एक प्रकार से पाकिस्तान को माध्यम बनाकर एक प्रकार से सोवियत संघ को एक प्रकार से घेराबंदी करने का प्रयास कर रही थी और उसका खामियाजा अंततः इस अमेरिका को भी भुगतना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये लगातार पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या अपन कह सकते हैं कि प्रोत्साहन दे रहा है। तो इसी तथ्य के आधार पर अपन कह सकते हैं कि इतनी हरकतों के बावजूद भारत ने इसके संबंध में रिश्ते सुधारने के लिए काफी भरसक प्रयास भी किए हैं। तो अपन देखते हैं इससे आगे कि अब भारत व पाकिस्तान के संबंध सुधारने के लिए जो उपाय किए गए हैं, या अपन कह सकते हैं जो प्रयत्न किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो अगर अपन देखते हैं कि भारत पाक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की नीति तो अपन को दृष्टिगोचर हो गई थी आज़ादी के तुरंत बाद ही 1948 के अंदर, जब उन्होंने इस प्रकार से घुसपैठ किया था। उसके बाद में अपन ने अच्छे से देखा, बार बार ये युद्ध के लिए उकसाता रहा और उनको मुंह पर भी खानी पड़ी थी। इसी संबंध में 1966 के अंदर संबंध सुधारने के लिए ही ताशकंद समझौता और 1971 जो शिमला समझौता हुआ, ये भी एक प्रकार से इनको संबंध सुधारने की बाबत ही हुए थे। तो इस संबंध में ही नवंबर 1974 में दोनों देशों में जो डाक तार यात्रा है आदि विषयों पर भी समझौता हुआ था। नवंबर 1974 में, याद रखना, ये 1974 में, नवंबर 1974 में जो डाक तार आदि के संबंध में भारत व पाक के मध्य में समझौता हुआ था।
और इसी संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं कि 1976 में दोनों देशों में कूटनीतिक संबंधों में पुनः स्थापित करने का भी यह निश्चय किया गया था। और 14 अप्रैल 1978 को सलाल जल परियोजना के संबंध में भी भारत पाकिस्तान में एक संधि हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 14 अप्रैल 1978 को जम्मू कश्मीर में सलाल जल परियोजना पर संधि हुई थी भारत व पाकिस्तान के मध्य में। यह भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं कि जब सन 1979 में पाकिस्तान ने सेंटो की सदस्यता त्याग दी थी, तो 1979 के अंदर जब हवाना शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की सदस्यता प्रदान की गई थी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो सेंटो की सदस्यता थी उसको 1979 में त्याग दिया था। सेंटो की ये सेंटो और नाटो के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके। उसकी सदस्यता त्यागने के बाद जो सितंबर 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को गुट निरपेक्षता में शामिल किया था, जिसका भारत ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था, उसका समर्थन ही किया था। यानी कि भारत ने अपन कह सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर दोनों में संबंध सुधारने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं 10 जनवरी 1986 को, तो भारत और पाकिस्तान के आपसी जो आर्थिक संबंध है उसमें एक नए युग की शुरुआत हुई थी। दोनों देशों के बीच में जो मुक्त व्यापार है वो दोबारा से शुरू हुआ था। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं 1999 की, तो 1999 के अंदर जो लाहौर है, दिल्ली और लाहौर के मध्य में अपने देश के प्रधानमंत्री, उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक मुहिम के तहत अपन कह सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली, लाहौर, दिल्ली बस सेवा प्रारंभ की थी। लेकिन इसका परिणाम क्या रहा वो अपन सब जानते हैं। जैसे फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर लाहौर की यात्रा करके एक ऐतिहासिक पहल तो की थी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने अपनी वही हरकत दिखा दी जो हर बार अपन उनकी देखते आए हैं, जो कि अपन अच्छे से जानते हैं 1999 का कारगिल युद्ध। यानी कि 1965 के बाद में भी युद्ध हो गया। 1965 के बाद में अपन अच्छे से जानते हैं जो ताशकंद समझौता हुआ, उसका परिणाम निकला 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद में जो दिल्ली लाहौर बस सेवा की सेवा प्रारंभ की थी उसमें के तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका परिणाम ये निकला कि 1999 का कारगिल युद्ध। कहने का भावार्थ ये हुआ। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, इसके साथ ही जब 14 और 16 जुलाई कोई इसका कोई परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, लेकिन प्रयास भारत के द्वारा किया गया। जो भी इसके साथ जब संबंध सुधारने की बात आती है तो उसके बाद जस्ट अपन देखते हैं 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ। तो इस प्रकार से भारत ने अनेक बार अपन कह सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर कि संबंध सुधारने के काफी प्रयास भी किए हैं, लेकिन बार बार इनको अपन कह सकते हैं कुछ सहयोग दिया है, या अपन कह सकते हैं कि उनको बार बार एक प्रकार से उसको सुधारने का अपन भारत लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अपने जो नापाक हरकत है उनसे बाज नहीं आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब अपन तो उनको कुछ ना कुछ
रियायत देते हैं या उनको कुछ छूट भी देते हैं या उनकी सहायता करते हैं, बदले में अपने को वो युद्ध के अलावा और कुछ भी नहीं देता या आतंकवाद के अलावा और कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार की स्थिति ये रही है। इन सभी की सभी वार्ताओं का जो नतीजा निकला वो बिल्कुल निकला है शून्य। उसके संबंध में और देख लेते हैं। यानी कि एक पॉइंट आता है अपने वार्ता दर वार्ता, और जो परिणाम है वो बिल्कुल अपने सामने आता है शून्य। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं इस्लामाबाद में संपन्न भारत पाक की जो विदेश मंत्री हैं उनकी 2010 में भी बैठक हुई थी, जिसमें ये उम्मीद थी कि परिणाम सामने कुछ अच्छा आएगा। लेकिन भारत सरकार जो भी उम्मीद लगाए, लेकिन अपन सब जानते हैं कि पाकिस्तान से अपन क्या उम्मीद लगा सकते हैं, या अपने को सब पता है कि किस प्रकार पाकिस्तान अपने को प्रत्युत्तर देने वाला है, उसको अपने को सबको पता है। तो इसी प्रकार से अपन देखें तो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो कभी ये भी नहीं चाहते कि इन दोनों देशों की जो दोस्ती है वो एक गाड़ी पर सवार हो। कहने का भावार्थ ये हुआ कि ना तो पाकिस्तान के नेता लोग चाहते हैं, ना कोई और, उनका मकसद एक ही है, धर्म के आधार पर, धर्मांधता के आधार पर एक प्रकार से लोगों को भड़काना। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान ने लगातार कश्मीर में आतंकवाद के साथ जोड़कर इस बात को आगे बढ़ाया है, न कि उसकी कोई समस्या निकालने के लिए दिशा में प्रयास किया है। और इसी संबंध में अपन देखते हैं कश्मीर के हिस्से में तत्काल खाली करने के संबंध में जब पाकिस्तान जो हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे भारत के दुश्मनों को पनाह देता है, तो अपन उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान अमन चैन की दुआ कर रहा है। इसी संबंध में अपन और भी अगर बात करें तो जनवरी 2013 के अंदर युद्ध विराम का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने अपने 2 जवानों की बर्बरतापूर्वक हत्या की थी, उनके सर काटकर भी ले गया था, जो आपने अच्छे से सुना भी है इनके बारे में। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं जैसे ही 2013 के बाद 2014 के अंदर जनादेश में कुछ परिवर्तन आया और एक नई दल की सरकार बनी, एनडीए की, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह बने थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उनके बाद में इस सरकार के द्वारा पाकिस्तान के प्रति क्या सकारात्मक पहल के संबंध में कदम उठाए, उसके संबंध में अपन और देख लेते हैं। यानी कि भारत की नई सरकार की पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक पहल। जैसे ही नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद पर शपथ ले रहे थे, पीएम पद पर शपथ ली थी किसने? मोदी ने। तो उस समय अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उसमें पाकिस्तान के भी जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, पाक के जो प्रधानमंत्री थे पीएम नवाज शरीफ, उसको बुलाया था। और उस समय ये बातचीत हुई थी कि दोनों देशों के बीच में एक प्रकार से शांति वार्ताओं का सिलसिला शुरू होगा और अमन चैन बनेगा। लेकिन 25 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में होने वाली जो उच्च स्तरीय जो एक बातचीत होनी थी उसने भारत को ने रोक दिया था। और 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू में होने वाला जो 18वां गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन था, उसमें भी पाकिस्तान और भारत के मध्य में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह भी अपन को ध्यान में रखना है। तो इस स्थिति के दौरान कुछ अलग अपने सामने आया। लेकिन इसी बीच क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से नवाज शरीफ की जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उसकी नातिन की शादी में आशीर्वाद देने के लिए अचानक से लाहौर पहुंच गए।
तो फिर ये जो क्वाइस चल रही थी, जो गुट निरपेक्ष 18वें गुट निरपेक्ष जो सारक सम्मेलन था, सॉरी, जो सारक सम्मेलन में शामिल नहीं होना, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होना, इस प्रकार से जब ये स्थिति बनी हुई थी, तब उस समय बीच में ही नवाज शरीफ द्वारा वहां पहुंचना एक प्रकार से ये अलग बना था। और इसी कुछ ही समय बाद, हफ्ते भर के बाद, जब नए वर्ष में 1 जनवरी 2016 को ये सब के सब जो नवाज शरीफ के घर गया था मोदी, वो सब के सब सपने थे वो फिर से चकनाचूर हो गए, क्योंकि एक प्रकार से आतंकियों ने कश्मीर में फिर से घुसपैठ करवा दी थी। लेकिन उसके बाद में जो मोदी की प्रतिक्रिया आई, जो भारत का सख्त रवैया आया, उसके संबंध में और देख लेते हैं। भारत का सख्त रवैया उभर कर अपने सामने आया 15 अगस्त 2016 को। 15 अगस्त 2016 को, जब अपने देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से धारते हुए बिल्कुल स्पष्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कर रहा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं कश्मीर पर, तब भारत के प्रधानमंत्री ने सख्त रवैया अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अब कश्मीर के संबंध में बात तो होगी, लेकिन भारत में उसके नहीं, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उस पर बातचीत हम जरूर करेंगे। इस समय स्पष्ट जगजाहिर हो गया था कि अब भारत का रवैया है वो क्या हो गया है, सख्त हो गया है। इसी संबंध में जो बलूचिस्तान में बार बार मानवाधिकारों की बात हो रही है, लगातार उसकी मांग उठती जा रही है, उसको भी उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से उठाया। और इसमें पाकिस्तान की विदेश नीति के तत्काल प्रति रक्षा विभाग है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं मुद्रा में आ गई, और भारत के विरुद्ध जो अनगढ़ बयानबाजी करने लगे। और पाकिस्तान ने वास्तव में इस प्रकार का जो वास्तविक ध्यान है उसको भटकाने का प्रयास कर रहा है, और लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो इस प्रकार से भारत के संबंध में वर्तमान में पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें आज भी सुधारने की आवश्यकता है, विश्व में अमन और चैन बनाए रखने के लिए। इसी के साथ ये भारत पाक जो संबंध है वो आज इस कक्षा में कंप्लीट होते हैं। कल की नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे अपन भारत चीन के संबंध।